कल क्वेश्चन दिया था लिखने को, हो गया? कल क्वेश्चन दिए थे भाई लिखने को। अरे फुल क्या समझा उस क्वेश्चन में, क्या लिखना था? मतलब बारात में गए, मिठाई ठीक ठाक खाए नहीं, कहाँ नहीं खाए भाई? अच्छा चलिए, आपका तो ठीक है। इधर जब पता है कि मैं पूछूंगा ही, बहाने सोच कर आया करिए। नहीं सर, हम लोग टीका लगवाए। अच्छा टीका लगवाए थे, इसमें तो आराम करने के लिए बोला गया है, ये तो नहीं बोला गया है कि लिखिएगा मत। यस सर। और आराम करते समय तो दिमाग और काम करता है कि भाई कहाँ से इकोनॉमी जा रहा है, किधर जा रहा है। एक बात जान लीजिए कि जब सब चीज पढ़ लीजिएगा काम निकल जाएगा, बिना इकोनॉमी के पढ़े काम नहीं निकलने वाला। कल को अधिकारी बनेंगे, ये काटते सत्य है कि लूटेंगे, घूस लेंगे, और जब तक इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि इस लिए हुए घूस को कैसे मैनेज करना है। तो इकोनॉमी आपको बताएगा कि घूस को मैनेज आप कैसे करेंगे। तो कुछ बेसिक आज भी बचे हुए हैं, मैं उनको समझा दे रहा हूँ। पहला लिख लीजिए आप, सेविंग। सेविंग बचत, किसको कहते हैं बचत? जो सर बच जाए, जो बच जाए, किस चीज से बच जाए? इनकम से, जैसे इनकम से जितना हम खर्च करते हैं उसका अनुसार बचता है। लाभ से। पहला है सेविंग, कैसे इसको डिनोट करते हैं? मान लीजिए जो हमारा आय है माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग बराबर क्या होता है? बचत। उपभोग किसे कहते हैं? तो सर वो खर्च कर दिए, जो खा ले सब खर्च कर। ऐसी वस्तु जिसके, ऐसी वस्तु या क्रिया जिसको करने से तृप्ति मिले, इसे क्या कहते हैं? उपभोग। जैसे भूख लगी है, चावल खा लिए, आत्मा तृप्त हो गया, उसको क्या बोलेंगे कि हमने चावल का क्या किया है? उपभोग किया। तो लिख लीजिए। उसका सामान खरीदना होगा, तो सामान खरीद लिए। हाँ वो भी भाई, मन है BMW खरीदने का, ले लिए तो आत्मा तृप्त हो गया ना कि BMW आ गया मेरे पास। कल का कोई डाउट है आप उनका? अच्छा अच्छा, आप लोग तो उसको पढ़ लिए थे ना, इसे तो आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए, बचत को इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको आय से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? आय से। बचत नहीं सॉरी, बचत को सेविंग से, एस से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला है कि बचत बराबर इन्वेस्टमेंट, एस इक्वल टू क्या होता है? आय। इसको भी लिख लीजिए, एस इक्वल टू आय। अब दूसरा एक शब्द है उत्पादन। कल बताया था ना कि इकोनॉमी को कैसे समझना है। थोड़े दिन के लिए इकोनॉमी कैसे हो गया हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपया है, आपने एक दिन कमाया, आप इसमें से कितना का खाना खा सकते हैं? 100 नहीं, 100 पे फिर मामला गड़बड़ हो गया, लाख कर दो,
1 लाख आपने पर डे कमाया, कितना इसमें से खर्च कर दे सकते हैं उसी दिन आप? 7%, भाई 5% खाना में, इससे ज़्यादा तो खाना नहीं खाएंगे। तो ज़्यादा खाएंगे तो मटन से ऊपर क्या खाएंगे? कुछ है? और बोलेंगे भाई तब तो मटन से ऊपर तो कुछ खा नहीं सकते हैं। और कपड़ा बहुत महंगा लेंगे तो वो भी 5% का। दो चीजें हो गई, 10% खर्च कर दिया आपने, और मान लेता हूँ कि 20% आपके और खर्चे होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपके पास उपभोग से पैसा बच गया उसका आप क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, तकिया पर रख के सोएंगे? नहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? निवेश करेंगे। भाई बैंक में ले जाकर जमा कर देंगे। और बैंक में जमा करना क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट किससे करते हैं? जिससे हमें क्या है? लाभ मिले। तो बैंक वाले को जब आप पैसा देंगे, मान लीजिए 40,000 रुपये आपने दे दिया, तो आपको 3% का रिटर्न देगा कि नहीं देगा? बैंक में जमा करना कोई जरूरी है कि सर वो इन्वेस्टेड कर लेगा? हम तो वही सर इन्वेस्टमेंट का जैसे ज्वेलरी खरीदना, हम पूछ ही तो रहे हैं कि आप तक की जो बचा हुआ पैसा है क्या करें? तो आप लोग चुप हो गए, तो हम अपना जवाब दे दिए। फिर पूछ रहा हूँ बचा हुआ पैसा क्या करेंगे? गोल्ड भी खरीद सकते हैं, लैंड भी खरीद सकते हाँ, सर, हैं। ये सब एक इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है सर। पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। हमने क्या बोला है कि जिस चीज से आपको लाभ मिले उसको क्या बोलेंगे? निवेश बोलेंगे। जमीन भी खरीदेंगे, आज 10 दिन बाद बेचेंगे तो महंगा बेचेगा, लाभ मिलेगा, वो क्या हुआ आपका? निवेश हुआ। आप गोल्ड खरीदेंगे, उसमें भी क्या होगा? थोड़े दिन बाद आप बेचेंगे तो महंगा बिकेगा, वो भी क्या होगा? लाभ से मिला तो वो भी क्या होगा? निवेश हमारा होगा। अब समझ में आ गया कि एस इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ बैंक में पैसा करना तो निवेश नहीं होता है ना, वो सारी चीजें निवेश में आती हैं जो जिससे कि क्या होगा? हमें लाभ का। और कोई डाउट बताइए? अब अगला है उत्पादन। बताइए उत्पादन किसको कहेंगे? किसी वस्तु का निर्माण करना, कोई भी चीज उत्पादन के कारक के प्रतिफल को उत्पादन के, मतलब जो उत्पादन के कारक का जो परिणाम है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। अब उत्पादन के जो कारक हैं उनका कुछ कॉस्ट भी तो होता होगा। जैसे मान लीजिए भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है और उद्यमशीलता, ये उत्पादन के कारक है। तो जो भूमि अगर दिया है तो उसको भूमि पे क्या मिलेगा? इसको रेंट मिलेगा। पूंजी पे क्या चाहिए? इसको लाभ चाहिए। श्रम के लिए क्या चाहिए? मजदूरी। संगठन को क्या चाहिए? इसको भी पैसा चाहिए। और उद्यमशीलता को क्या मिलना चाहिए? मुनाफा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इसी का ये कॉस्ट है ना, समझ में आ रहा है? ये फैक्टर है प्रोडक्शन का और इस फैक्टर का कॉस्ट है जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं, पैसा बोलते हैं और मुनाफा बोलते हैं। इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। एफ से स्मॉल में कॉस्ट, कारक लागत या साधन लागत, ये सब आ गया है। समझ में आया? आप लोगों का तो हरिओम हरिओम में सब पढ़ा हुआ है। यस सर, लेकिन सर इस बार थोड़ा अलग है। बोले थे ना कि इस बार अलग पढ़ाएंगे। ये समझ में आया ना? लिख लीजिए, फिर सब आगे आएगा, फिर आप लोग भूलेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए उत्पादन होगा किसके लिए? उपभोग के लिए।
ये बता सकता है। हो गया? एक मिनट। क्या कर दिया है? रेंट, लाभ, मजदूरी, पैसा, मुनाफा। आज जब हर क्लास में एक ही पढ़ाएंगे तो आप लोग भी रुक जाएंगे, तो पहले से पढ़ा हुआ है। हमने कहा कि अब थोड़ा सा बदल देते हैं इसे। ये कोरोना है ना, एक तो कोरोना का बोझ ऊपर से, फिर अंदर से वैक्सीन चला गया है, ऊपर से कान पे कितना जोर है, सोचिए चश्मे का, ईयरफोन का, मास्क का, और ऊपर से एक जोर हम भी डालते हैं कान पे। अब ये पूरा सीपीयू क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। हो गया, ये लिखते देखिए, उत्पादन होगा किसके लिए होगा? उपभोग के लिए होगा। तो जितना उत्पादन होगा उतना का हम उपभोग कर सकते हैं क्या? संभव है? या ये भी संभव है कि जितना हमारा उपभोग है उतना उत्पादन ना हो? ये भी हो कि एकदम बैलेंस हो, और ये भी हो कि उपभोग उत्पादन से कम हो, मतलब उत्पादन क्या हो, ज्यादा हो। तो जो सामान बचेगा उसका क्या उपभोग है? उपभोग से बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट, सामान का इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट पैसे का होता है। मार्केट हम क्या करते हैं उसको बाजार में बेच देंगे। अब यहाँ पर आप बताइए मुझे कि बाजार किसे कहते हैं? जहाँ तो सामान क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार विक्रय दुकान में किया जाता है, बाजार में किया जाता है। तो दुकान में किया जाता है ना, जहाँ पर दो चीज उपस्थित होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता। ये दो लोग जहाँ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाजार कहेंगे। और यहाँ पर जो मूल्य होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मार्केट प्राइस। समझ में आया? वहाँ पे क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। अब वस्तु उत्पादन से बाजार तक आने में बहुत प्रक्रियाओं से गुजरता है, ये सब हम लोग आगे समझेंगे। और इसी में इसका क्या हो जाता है? प्राइस बढ़ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। इसको भी लिख लीजिए। निकाल दें। अभी देखिए, अगर टाइम मिलेगा तो आप लोगों को शेयर मार्केट में थोड़ा सा समझा देंगे। हो गया बेटा? अभी बात हो रही थी पद्धति से, मुझे एक साल में 200 रुपये का फायदा हुआ एक से। हाँ सर, जो एक बार बात आपसे हो रही थी ना कि शेयर मार्केट फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, उससे पहले मैं लगा चुका था बलरामपुर चीनी मिल में, ऐसी कंपनी में जिसका नाम भी कोई नहीं जानता। लेकिन मैं देख लिया था कि मोदी जी बोलते हैं कि सैनिटाइजर लगाइए, और सैनिटाइजर कैसा? अल्कोहल वाला। और इथेनॉल कहाँ पे पैदा हो रहा है? वो तो चीनी मिलों में ही हो रहा है। मैंने देखा सबसे अच्छा बैलेंस शीट था बलरामपुर का, और शेयर भी सस्ता था 123 रुपये का। हमने कहा कि ले ही लेते, कौन जाता है? आएगा आम, जाएगा लगेगा। और ये बेचा मैंने फाइनली 223 के, 323 के। फिर लॉरेंस लैब वाला भी फायदा दिया। इसमें क्या है कि इकोनॉमी आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा आगे। पैसा चोरी कर लीजिए तो बचाने में हेल्प करेगा, और अगर
घूस ज़्यादा ले लिए, फिर उसको लेयरिंग करना हो, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये सब तरीका मैं समझाऊंगा यहाँ पे आप लोगों को, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है, टैक्स से कैसे बचा जाता है, टैक्स न देना पड़े, तो कौन कौन से लूप होल्ड हैं जिससे आप कल को पैसा अपना छुपा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्या की जाएंगी यहाँ पे, घूसखोर तो क्लास से ही तैयार कर दिया जाता है। ये लो अपना बुद्धि और जाओ घूस को ले लो। अब आते हैं दूसरी चीजों को। निवेश हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो बताइए विनिवेश क्या होता है। खूब सुनते होंगे आप लोगों ने कि इस बार बीपीसीएल का डी इन्वेस्टमेंट किया गया, इतनी कंपनियों का डी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो विनिवेश किसे करते हैं? तो सरकार से अपना हिस्सा भेज देती है। मतलब जो आपने पैसा डाला था उस पैसे को आपने क्या किया, वहां से निकाल लिया। अब निकाल लेंगे तो क्या होगा? अगर वो ज्यादा उसका मतलब निजीकरण, मतलब जैसे उसका कंपनी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि कोई भी कंपनी काम कैसे करती है। तो जैसे वो समझाते हैं 49% और 51%। वही है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है 100 रुपया की, कितने की है? थोड़ा बढ़ा ले कि इतना ठीक है, गरीब लोग हैं हम लोग 100 रुपये ठीक है। अब 100 रुपये की कंपनी है, तो कंपनी ने सोचा कि हम अपना पूंजी फंसा कर क्यों रखते हैं, हम इसको शेयर में ब्रेक कर देते हैं और अपना पूंजी कुछ निकाल कर और हम आगे का काम कर लेते हैं। इसने क्या किया कि 10-10 रुपये के 10 शेयर बना दिए, हो गया। अब इसको क्या किया कि इसमें से 4% शेयर, तो 4% नहीं 40% शेयर क्या किया, शेयर मार्केट में उतार दिया, हो गया। 40% शेयर कहाँ पे निकाल दिया थे, शेयर मार्केट में निकाल दिया। अब इस मार्केट से इसको क्या हो जाएगा, 40% पैसा मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के मालिक के पास 100 रुपया था, अब उसके पास कितना हो गया, 140 हो गया ना। अब इस 40 रुपये को कहीं निवेश कर देगा या फिर कंपनी को बढ़ाएगा, समझा रहे बात। अब देखिए क्या होता है। अब होता है कि अभी भी मार्केट में इसका कितना पैसा है, 40% है। इसका मालिक जो है अभी व्यक्ति ए ही होगा, क्योंकि इसके पास कितना परसेंट शेयर है, 60% शेयर, ठीक है। अगर ये शेयर 20% शेयर इसमें से और बेच दिए, अब इसके पास कितना शेयर बचा, मेंबर होने अब जो मालिक होगा वो बदल जाएगा। अब मालिक कौन होगा, जिसके पास कम से कम 51% शेयर हो। जिसके पास कितने परसेंट शेयर हो, 51% शेयर। चीज रहता है वो सब आगे किसी पास 51% नहीं मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो सब टैक्टिकल डिसइन्वेस्टमेंट होता है, सब कुछ पहले से ठीक रहता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का इशू है। इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी अगर संभावनाओं पे चलेगी या क्या बोलते हैं उसको, केसेस पे, कि अगर ये ना हो तो वो हो तो कहाँ से चल जाएगा। यहाँ तो प्री प्लान होता है कि हमको इतना परसेंट इनको कैसे या इस तरीके से हमें कर देना, वहाँ संभावना की कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो ये दिया जाता है कि हम अगले साल 4% का ग्रोथ करेंगे। अब ना हुआ तो क्या होगा, मोदी जी कटघरे में थोड़ा खड़ा होंगे, ऐसा नहीं है। वो एकदम एक प्लान कर लिया जाता है कि हमें इन तरीकों से क्या करना है, काम करना है। अब देखिए 51% शेयर जिसके पास रहेगा वो क्या होगा, कंपनी का मालिक होगा। तो 49 वाला क्या करेगा, ये बस क्या रहेगा, शेयर होल्डर रहेगा। नहीं समझे सर इसको ठीक से, फिर समझा रहे हैं। कहाँ से समझ में आया? वहीं से 100 के पास है, यहाँ से चलो। ये 100 तक समझ में आया। कोई कंपनी है, मान लीजिए ए की कोई कंपनी, 100 रुपए की कंपनी है, ये पूंजीपति है तो उसको पूंजी की जरूरत पड़ती रहेगी।
इसने देखा कि एक ऑप्शन है हमारे पास जिसका नाम क्या है, शेयर मार्केट। शेयर का हिंदी समझता आप लोग? हिस्सा, बिजनेस में हिस्सेदारी। इसने देखा कि शेयर मार्केट है और इसमें क्या है कि हम अपना कंपनी का हिस्सेदारी बेच सकते हैं और हमारे पास बहुत तरह के वहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेंगे। अब ये क्या किया कि 100 रुपये का 100 शेयर कर दिया, 1 रुपये, ठीक है। अब जब 100 शेयर इसने कर दिया तो ये देखा अगर मेरे पास 51% शेयर रहेगा तो मैं इस कंपनी का मालिक बना रहा हूँ, और अगर मेरे पास 49% शेयर हो गए तो मैं इस कंपनी का मालिक अब नहीं रहता हूँ। बस इतनी सी बात थी। अब ये शेयर क्यों बेच रहा है? क्योंकि मार्केट से इसको क्या मिल जाएगा, पैसा, और इस पैसे से वो आगे निवेश करेगा और निवेश पर आपको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ समझते हैं, अगर 51% शेयर, अगर 51% शेयर सरकार के पास, तो कंपनी कैसे, सरकार। अगर 51% शेयर प्राइवेट व्यक्ति के पास, मतलब निजी व्यक्ति के पास, तो कंपनी कैसे, प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं? 51% को बदल कर किसमें कर देना, उसको क्या बोलते हैं? और विनिवेश, सॉरी, राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं? 49% को जो है, नहीं, इस 51% को किसमें चेंज कर देना, 49। पर निजी के पास 51 था, अब निजी के पास 49 कर देंगे। नहीं, ये भी वही कहना चाहिए, सरकारी हो गया। 2% गवर्नमेंट उसका खरीद ले तो क्या हो जाएगा, वो सरकारी हो जाएगा। सरकार से पूरा बेच सकती है। सरकार अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती है। अभी बजट में हम पढ़ाएंगे सब, ये सब छोटी छोटी बातें सब आपको कहाँ पे फायदा देंगे, बजट में। तो लगभग सब हो ही गया। अब आएगा वही आपका जीडीपी और जीएसटी वाला। बताइए, परिभाषा कोई बताएगा? जीडीपी जीएसटी का परिभाषा कोई बताएगा? किसी भी नहीं, नो। किसी भी भूभाग के, मतलब एक निश्चित भूभाग के अंदर 1 वर्ष के अंदर पैदा हुई कुल उत्पादों का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। माफ करने लायक है, सही नहीं है लेकिन माफ करने लायक है। चलिए आते हैं, बढ़ा ले थोड़ा सा भारत अपने मन से। पाकिस्तान वाले, हाँ, पाकिस्तान में भी यही है, थोड़ा सा तिब्बत में भी घुस जाते हैं। हाँ, देखिए, हम जब बनाते हैं भारत को तो कभी एडजैक्ट नहीं बनाए। और मैं तो शेयर करने वाला हूँ फेसबुक पे, भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ। नहीं है भाई, पाकिस्तान हमारा, तो हम क्या हो गए, पाकिस्तानी ही तो हो गए। मैं इसको हो जाएगा, मोदी जी लगे हुए हैं। अरे मोदी जी न लगे, हम लोग जाकर मार्केट कर वहाँ से सब करना क्या है, बाउंड्री तो तोड़ना है। और इस समय तो मुझे रोज पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़ती है। सुबह जो उठने वाला समय होता है, अगर जग गया तो मैं सोचता हूँ कि बस, ऐसा फील होता है कि मैं अकेला सैनिक बचा था और मैं एक ही गोली से इमरान खान मर गया और पाकिस्तान को हमने क्या कर लिया, जीत लिया। अब ये क्या है, भूमि है, क्या है, भूमि है। तो किसी भी उत्पादन के लिए, उत्पादन के कारकों में हम लोगों ने पहला टर्म क्या पढ़ा था, किसकी जरूरत होती है, भूमि की जरूरत होती है। अब यहाँ इस भूमि पर कुछ लोग भी रहते होंगे। दूसरा उत्पादन का कारक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्रम। इसमें से कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, MBA,
वो क्या बना लगे? संगठन। और कुछ अनिल अंबानी जैसे भी लोग होंगे जिनमें क्या हो गया? उद्यमशीलता। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बैंक क्या देते? पूंजी देते। हो गया। अब इतनी चीजों से क्या हो सकता है? जब इतनी चीजें सामूहिक रूप से मिल जाए तो क्या होगा? उत्पादन होगा। किन किन चीजों का उत्पादन हो सकता है? वस्तु का और सेवाओं भाई या तो प्राथमिक क्षेत्र का होगा, सेकेंडरी और तृतीय तीनों क्षेत्रों में उत्पादन होगा। तो प्राथमिक और सेकेंड में जो उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु। और तृतीय क्षेत्र के उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेवा। हो गया। अब क्या हुआ है? लोग आए हैं, उत्पादन के साधन आया है, उत्पादन हुआ है, कहाँ से हुआ है? तीनों क्षेत्रों से हुआ है। किस चीज का हुआ है? वस्तु और सेवा का हुआ है। कितने दिनों में? एक साल में एक वित्तीय वर्ष। ये तो है कि सीमा तो आ गया भूमि हम जहाँ तक रख देंगे अपना सीमा तो हम डिसाइड करेंगे ना कहाँ तक हमारा। अंबानी को तो छोड़ दिया, वहाँ से भी तो आता है। अरे इधर तो ले लिए हैं ज्यादा, लीजिए उसको भी लक्षद्वीप भी ले लेते हैं। और अभी कोको वाला भी तो अपना है। अपना कहाँ है? और अपना ही है, नेहरू जी दे दिए थे। मालदीव का है सब, चाइना उसका अपना सब कुछ किए हुए हैं। सब हम लोग वही म्यांमार का था, वो चाइना को बेच चुका है। चाइना वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना, क्या क्या बना रहा है। एकदम मार कर भगा जाएगा, चौमिन चाम जाकर उधर करता रहेगा, इधर क्या करेगा? टेंशन मत लीजिए। अभी मोदी जी जब तक पूरी तरीके से देश को बर्बाद नहीं कर लेंगे एकदम संपूर्ण रूप से, तब तक वो जाने वाले यहाँ से। शुरू में जब हम लोग पढ़ते थे कांग्रेस के समय, भाई मैं भी तो पढ़ते पढ़ते वृद्ध हो गया, जब शुरू में हम लोग पढ़ते थे तो जब मोदी जी आया, मेक इन इंडिया वगैरह जब नाम बढ़िया बढ़िया सुनाए और उसको इकोनॉमी से हम लोग जोड़ कर इतना बढ़िया बढ़िया लिखते थे, अगले 10 सालों में लोग नहीं बचेंगे, हमारे यहाँ स्किल्ड पीपल होंगे, सबके पास कोई वेल्डिंग करने जानता हो, कोई कुछ। और हम भी बड़ा खुश हो गए कि चलो IAS भले ना हो, बीटेक के बिहार तक नौकरी लग ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा किए कि न राम के रहे और ना, अब तो सोच रहे हैं कि धर्मांतरण कर ले, बस 5,000 रुपया तो कम से कम मिल जाएगा। 5,000 ईसाई बनने पे और 5,000 इस्लाम को बोलने पे 10,000। क्या? बहुत धर्म है। अच्छा बौद्ध धर्म, तो 10,000 उससे भी कमाई हो जाएगा। 20,000 बैठ के पार्टी किया जाएगा। और 20,000 में 10,000 का मुंगेर से तो कट्टा। एक ही बार में सब हो जाएगा इसमें। उसमें कौन सा नियम है कि 6 महीना बाद आप धर्म बदलेंगे? मर्जी हमारी भाई। 20,000 में देखिए 10,000 का 2 मुंगेर से कट्टा मंगवाएंगे और 5,000 का कारतूस और 5,000 मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए। बस क्या करना है, रोड पे जाइए और 1 कट्टा नहीं 2 कट्टा भिड़ाइए, बड़ा अपराधी बनना है। और एक दिन के लिए आप AK-47 अपना दे दीजिए। और उसमें क्या करना है कि बस भभुआ में वो माउंट करके गाड़ी पे और घूम जाना है, सबको ये लगे कि AK-47 जिसके पास। उसके बाद फिर फिर तो देखिए ना अगले महीने से BMW का मालिक हो जाओ। पैसा जाने लगेगा आपको। हाँ क्यों नहीं, हमको सिक्योरिटी दे दीजिए, हम आपको देश के बच्चों देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें और आती हैं। पहला समस्या आता है कि सीमा का निर्धारण कैसे है। तो भाई इसको क्या कहेंगे, इधर समुद्र में कुछ मिला है तो उसको क्या कहेंगे, ये सब चीजों को हम समझते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग घरेलू सीमा। इसको क्या बोलते हैं? घरेलू सीमा।
और जो समुद्र से हमारी सीमा लगी रहती है 12 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्थिक सीमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्थिक सीमा। तो सर 24 मील का होता है। खान सर वाला मत पढ़िए। ये जो 12 नॉटिकल भाई, जो इकोनॉमिक सर्वे के परिभाषा दिया रहेगा हम उसी को मानेंगे। ऐसा तो होता है 200 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल होता है, लेकिन हम लोग 12 नॉटिकल माइल लेते हैं। 24 में होता है। देखिए एक्चुअली अभी बहुत क्लियर कट डिसाइड नहीं रखा जाता है कि आर्थिक सीमा कितनी होगी, लेकिन 12 नॉटिकल माइल ऑनलाइन एवरेज क्या किया जाता है उसको लेकर चला जाता है। अब घरेलू सीमा और आर्थिक सीमा को लेकर, सॉरी घरेलू नहीं होता, ये राजनीतिक सीमा होता है। आर्थिक सीमा और राजनीतिक सीमा के बीच में, आर्थिक सीमा और राजनीतिक सीमा को मिलाकर क्या बनता है हमारा? घरेलू सीमा। और इससे जो उत्पादन होता है उसको क्या हम लोग जोड़ते हैं कहाँ पे? जीडीपी में। अभी तो हम लोग बिखरा कर पढ़े ना, तो बहुत देर कर समझ में नहीं आएगा। फिर से सभी और समझाएंगे अभी तो थोड़ा सा। थोड़ा सा क्लास को भगाना है ना, इसलिए दिखाने वाला काम करके समझ में आ रहा है। उसे से क्या क्या निकलता था वो मेरे पल्ले नहीं था, हम शब्दों में घूम के ला जाते हैं। अभी सब समझ में आएगा। इधर देखिए, आपको जीडीपी ज्यादा पसंद कर रहा है। अभी ओवरव्यू इसका दे दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ही तो आकर यहाँ के उत्पादन कर रहे हैं। कौन उत्पादन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। तो लोग में देसी भी हो सकते हैं और विदेशी भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे यहाँ का आदमी है वो विदेशों में काम कर रहा हो। भाई पहले क्या था, लड़का शादी करने के लिए कुछ नहीं तो इंजीनियर होना चाहिए, और इस बार क्या है, कहीं नहीं तो सऊदी तो जाकर कमा सकता है। तो वहां पे तो क्या करता है, कमाता है। अब देखिए, जो विदेशी हैं वो यहाँ पर काम किए तो पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? अपने देश में लेकर जाएंगे। और जो हमारे यहाँ के लोग विदेशों में थे वो पैसा कहाँ लेकर आएंगे? हमारे देश का अपने देश में लेकर आएंगे। अब देखिए, जीडीपी तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और इस सकल घरेलू उत्पाद को हमको क्या करना है? जीएनपी बनाना है। मतलब जो घरेलू है डी, उसको क्या बनाना है हमें? नेशनल बनाना है। बाकी तो सब सेम ही है। अब विदेशी को देसी बनाने के लिए क्या करते हैं? देशी को निकाल के विदेशी इनकम को जोड़ दें। अब क्या करेंगे कि भाई जो विदेशी हमारा कमाया है वो ले जाएगा, दे दिए उसको, और जो विदेशों में अपना कमाया है उसको क्या कर लेंगे? बोल सकता हूँ जीडीपी माइनस एक्स प्लस एम। एक्स हो गया विदेशी और एम हो गया विदेशों में कमाने वाले देशी। क्लियर हो गया भाई? जो कमाएगा वो लेकर जाएगा, माइनस कर दिए, और जो कमाया है वो लेकर आएगा, उसको क्या कर दिए? प्लस कर दिए। क्या किसी भी कंडीशन में जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है कब? जब विदेशी से और देशी जब एक्स माइनस एम इक्वल टू क्या हो? 0 हो। भाई ये भी 10 हो और ये भी तो 0 हो गया, तो जीडीपी इक्वल टू क्या हो गया? जीएनपी हो गया। इतना समझ में आया? दिक्कत हो तो बताइए, लिख लेगा नहीं, थोड़ा सा कम लिख पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बूस्ट कर दें क्लास। लिखिए, एक वित्तीय वर्ष में
देश के समान निवासियों के द्वारा देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ अर्जित कारक आय का कुल जोड़ आर्थिक कारक अर्जित सर अर्जित कारक आय का कुल जोड़ अर्जित अर्जित कारक आय का कुल जोड़ अर्थात एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि दिल की दूरी मत बढ़ाइए, लेकिन शरीर का दूरी क्या करिए, बढ़ा कर। नहीं तो क्या हो सकता है, कोरोना। और बात करते समय तो मुंह पे मास्क एकदम होना ही चाहिए। तो प्रसाद देने में दोनों लोग आपको क्यों पड़ेंगे? हो सकता है कि कोरोना उन्हीं को हुआ हो सकता है आपको हुआ हो। वैक्सीन ये थोड़ा ना है कि अब हम बुलेट प्रूफ जैकेट पर पहन लिए तो हमें गोली नहीं लगे। हो सकता है बुलेट प्रूफ जैकेट खोल कर कोई गोली मार दे। ये होगा। इसमें लिखे निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, यह केवल एक वित्तीय वर्ष का होता है। एक वित्तीय वर्ष का होता है। वित्तीय वर्ष हमारा कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 चलिए, इसमें केवल एक वित्तीय वर्ष का होता है। दूसरा लिखे इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। सर यहाँ प्रश्न अभी समझाएंगे। सोचिए, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। क्या बोल मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा, अब पिटाई वाला काम कम हो गया है क्या? हाँ सर, क्लास मतलब तीसरा में आप लोग ला कर ही छोड़ेंगे। हाँ, कई जगह रिपोर्ट हो रहा है डेल्टा प्लस करने के बाद तीसरा वेव बंद कीजिएगा। फिर से स्टार्ट करिएगा इस बार, और इस बार हमको भी पूछे वर्दी पहना कर बैठा लेते हैं। थोड़ा हम भी देखे मारने में कितना मजा है। तो फील आता होगा ना कि जैसे कोई हीरो बनकर घूम रहा है, लगा पीछे से एक डंडा चौक जाएगा कि भाई ये कहाँ से हो गया। उसके बाद वो विशेषण वाले शब्द भागो यहाँ से। उसके बाद तो पलीते की तरह उड़ता होगा ना, और 3 दिन तक कम से कम। लेकिन आनंद पे भी बजा दिए होते। सर हमको नहीं बच सकता, मारना ये आनंद आ गया था लपेटे में, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। एक तो ऑलरेडी मारना तो है नहीं, पावर तो मिला नहीं मारने का, मार कैसे सकते हैं। अब ये कानून पढ़ा जाती है और पिटाएगा। ठीक है, पता चला सर कि क्या भाई देखो, अब कानून अलग है, पुलिस का मन अलग है। अब वो जो
कौन थे वो जो मर्डर किए थे बिकरू के, विकास दुबे, कितना फुल प्रूफ प्लानिंग बनाए थे कि भाई CCTV कैमरा में जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। उनको पता था कि पुलिस इनकाउंटर करेगा और पुलिस भी ठान लिया था कि चाहे तुम जो कर लो वो भी तो पलटाएंगे, पलटा दिया। तो पुलिस से पढ़ना नहीं ले सकते, मोड़ा और पुलिस दो ही लोग तो हैं जिनके आगे पीछे नहीं रहने देते। हम तो देख लेते हैं कभी कभी ना, तो कोई है ये लोग चेक ऑफ करने वाले खिड़की की तरह मुंडी उठाते हैं और वहीं से गाड़ी घुमाकर फिर पीछे का पीछे चलिए था। अंतिम वस्तु जो बोले हैं इसके बारे में नहीं समझ पाए कि अंतिम वस्तु अभी समझा कोई वस्तु बनाने के लास्ट में जो लिखा हो कि क्या लिखा है हमने, गेहूं ये किस सेक्टर का उत्पादन है, किस क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का है। गेहूं से क्या बना, किस क्षेत्र का उत्पादन है, देखिए क्यों, और इस आटा से हमने दो चीजें बनाई, एक रोटी, क्या बनाया हमने, रोटी, और दूसरा क्या बनाया, ब्रेड। समझना, जिस चीज को हम खा गए, उपभोग कर गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मध्यवर्ती वस्तु। और जो मार्केट में गया, मार्केट से हमारे पास आया, उसको क्या बोलते हैं, टमाटर को सर मार्केट की वस्तु बोले तो क्या ही नहीं चल रहा है। मान लीजिए हम होटल में रोटी फिर कुछ खा रहे हैं, पूरी सब अंतिम वस्तु क्या है? वो रोटी अंतिम वस्तु है। नहीं सर, रोटी मान सकते हैं, लेकिन मान के चलिए मेरे पास 5 क्विंटल गेहूँ हुआ, उसको हम मार्केट में बेच दिए, क्या वो अंतिम वस्तु नहीं माना अंतिम वस्तु है, वो अंतिम वस्तु है। यहाँ हमने बेचा है गेहूँ को, नहीं सर, उसका रोटी बनाया तो घर में रोटी बन गया, ब्रेड सप्लाई कर दिए। अभी जितना सवाल है पूछ लीजिए, लास्ट में मैं एक क्लू बताऊँ। सर ये समझ लीजिए तो उसका लास्ट मूल है अंतिम वस्तु का। और आनंद सर मेरा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़िया है, नहीं क्लियर हुआ तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी भी बहुत डाउट होगा आपको। असल ये बात है, जैसे हम गेहूँ बेच दिए, उसमें अंतिम वस्तु क्या आएगा, गेहूँ से आटा बना के बेच उसका अंतिम वस्तु क्या आएगा, और घर बना के उसका अंतिम वस्तु क्या आएगा, तीनों जो आएगा। आप सब आ जाते हैं। सिंपली इसको रेसिंग समझे कि खा गए तो उसका नहीं, पहले इसमें हम जानते हैं यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है, तो पहले आप लोग सवाल हमसे पूछ लीजिए जितना, मतलब इसमें शर्माना नहीं कि बेवकूफ़ वाला सवाल है, जितना पूछ लीजिए, फिर हम एक समझाएंगे लेकिन इसको ऐसे नहीं ऐसे किया। पहले तो आप ही समझा दीजिए, उसके बाद नहीं वैसे नहीं समझ आएगा, फिर तब तक कोई निकलेगा उसमें से, सर ऐसे नहीं हो सकता है, तो ये होता है, कंफ्यूजन होता है। पहले पूछ लीजिए आपको क्या है। चलो, अगर गेहूं को हम बेच देंगे, ठीक है, बेच दिए, अब गेहूं को या तो खाने वाला ले सकता है या तो आटा मिल वाला ले सकता है, और इसको क्या बनाया उसने, आटा बनाया, और फिर इस आटा से ब्रेड बना दिया, पूरा रोटी मिल। अब देखिए, एक बार जीडीपी मैंने यहाँ पर काउंट किया, गेहूं को ऐड किया, फिर उसी को हमने यहाँ पर जीडीपी में ऐड किया। आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि अंतिम वस्तु ये होगा, तो मान लिया आपके पास अंतिम वस्तु, और फिर हमने यहाँ पर काउंट किया। समान प्रोडक्शन तो एक ही है ना, प्रोडक्शन का नेचर बदला है, या बोल सकते हैं कि वैल्यू एडिशन हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है। जो वैल्यू हुआ एडिशन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, और हमें काउंट क्या करना है, प्रोडक्शन को काउंट करना है, तो हम 4 जगह क्यों करेंगे, फिर तो आंकड़ा झूठा आएगा ना। नहीं समझे आप, एक ही चीज को ज्यादा काउंट करें दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। एक ही चीज उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार वो क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। अब इससे बचने के लिए क्या किया गया, कि जो फाइनल वैल्यू एडिशन है,
आप ब्रेड से तो कुछ नहीं बना सकते ना, ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं। ठीक है, पिज्जा वजह ब्रेड के कैटेगरी में आ जाए। तो जो फाइनल है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, अंतिम वस्तु कहेंगे। अब उसके बाद वैल्यू एडिशन अगर ना कर पाए तो हम लोग क्या कर देंगे वहां पे, तो यही सवाल लोग ब्रेड पकौड़ा पूछा था हमसे कि सर ब्रेड पकौड़ा फिर बनेगा, हम क्यों अलग प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा बनाने में सिर्फ ब्रेड का ही भूमिका नहीं है, उसमें बेसन है, आलू है, और आलू भी कैसा वाला होता है, एक आलू होता है बीच में काला हो जाता है। गोलगप्पा की क्या कंडीशन है इसमें? बंद कर दिया। एक्चुअली में सही में आप मान लीजिए जो टेस्ट एक्चुअल में आता है गोलगप्पे का, ना तो पानी का होता है ना छोले का होता है। हाथों में नमकीन बैठा है और वो पसीने का उसका जो आज तक ज्यादा टेस्ट मिलता हो। हाँ अभी तो गर्मी ज्यादा हो रहा है ना, ये समझ में आया? समझ में आ गया, लेकिन एक चीज नहीं समझा, आखिर कैसे काउंट करेंगे कि ये गेहूं मतलब अंतिम है, आटा अभी आया कैसे मालूम चलेगा? चलान बनवाते हैं, जैसे कोई ट्रक चलता है, चलान बनाया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है कि क्या ये लेकर जा रहे हैं, या उसके लिए पूरा आर्थिक विभाग बना हुआ है और सर्वे करता है कि हमारे यहाँ कितना मीट्रिक टन अनाज हुआ। मान लीजिए कि 100 MT अनाज हुआ, और हम जान रहे हैं कि जो इसमें से रोटी खाने में खर्च हो जाएगा 52 मीट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है हमारे पास, तो बचा कितना हमारे यहाँ 48 मीट्रिक टन, इसमें से 8 मान लेते हैं बर्बाद हो जाएगा, कितना बचा? तो हम ये मान लेते हैं कि 40 किसको मिला होगा, उद्योग को मिला होगा। इस तरह से गणना, आप एक एक नहीं गणना किया जाता है कि चलो बताया मंगूलाल तुम्हारे पास कितना गेहूं, साहब 2 क्विंटल, कितना बेचे हो 50 किलो, ठीक है, ऐसा नहीं। और एक अनुमान लगाया जाता है, ये जो भी GDP होता है अनुमानित होता है कि हाँ इतना हमारे पास, एग्जैक्ट नहीं। इसी में जब हम आप लोगों को आर्थिक सर्वे पढ़ाएंगे तो उसमें 3 डेटा आएगा, R1, R2, R3। तो हम समझाएंगे कि रिवाइज 1 क्या होता है, रिवाइज 2 क्या होता है, रिवाइज 3 क्या होता है, सब समझाएंगे। अभी तो सब बेसिक है ना, इसमें क्या हम लोग पढ़े गए हैं, कखा का अंग वाला बात है, गोल गोल अंडा पुलिस का डंडा वाला, आगे चलिए। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं क्या, उसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम ऐसा बोल दें कि जो हमारे पास तीनों सेक्टर हैं, इससे जो पूरा उत्पादन हुआ है उसका कुल उत्पादन GDP कहलाएगा, बोल सकते हैं? क्या ये भी बोल सकते हैं क्या? ये भी बोल सकते हैं क्या कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यमशीलता, संसाधन, तो 5 होते हैं उत्पादन के कारक। हम ये बोल सकते हैं क्या कि इससे जो प्राप्त लाभ है वो GDP है, नहीं समझ में आया ना? सर कैसे लाभ में कैसे काउंट करेंगे? तब हमको समझाइए आपको कि कैसे ये होगा। सर मेन तो उत्पादन हमारा सर उसी से ना होता है। तो ये सर पूरे उत्पादन को ना काउंट किया जाएगा, सिर्फ लाभ को सर आप काउंट करा रहे हैं। तो लाभ में कुल उत्पादन बताइए। सब्जी को काउंट करेंगे तो क्या बचा क्या? तो मुझे भी आता नहीं, हमने मेला में ढेरा मारे, लाभ में कुल उत्पादन होगा कुल उत्पादन होगा तो लास्ट में सबका नहीं, इनसे उत्पादन कहाँ होता है, इनको तो लाभ मिलता लाभ है होता है तो लाभ को ऐड कर देंगे सबका, इसी भी तो भाई। इनसे इनको क्या मिलता है, पूंजीपति को क्या मिलता है, उत्पादन मिलता है कि लाभ मिलता है? पूंजी मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, पूंजी से। मजदूर को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है, उत्पादन मिलता है। ठीक है सर। तो कुल उत्पादन कितना होगा यहाँ?
भाई यही लोग मिलकर तो प्रोडक्शन करेंगे। तो जितना प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए कि शॉर्ट हो, पिस्टल बना, क्या बना, 100 पिस्टल बना, और इस 100 पिस्टल का मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये का एक पिस्टल मान लेते हैं, 1000। अब इसी 1000 का तो बंटवारा होगा इनमें। भाई जो श्रम किया उसको श्रम मिल जाएगा, जो पूंजी लगाया लाभ, भूमि वाले को रेंट, संगठन को मुनाफा और इनको लाभ। तो भाई यही तो जो प्रोडक्शन का मौद्रिक मूल्य है वही तो इनमें बढ़ रहा है। और अंतिम मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। यही तो अंतिम मूल्य है। एक क्वेश्चन और है सर, मान के चलिए कोई भी चीज में हम 5 करोड़ का जो है लागत लगाए हैं किसी कंपनी या कृषि में, इसमें हमको घाटा हो रहा है, वो घाटा हमारी जीडीपी में जुटेगा क्या? घाटा नाफा से मतलब नहीं है जीडीपी। अब घाटा आपको होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जीडीपी डाउन जाएगा, उससे जीडीपी को कोई मतलब नहीं है। उसके लिए हमें माइनस होगा ना सर जीडीपी में? ना 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 ना, अब तो इसका मतलब क्लियर कट नहीं समझ पाएगा। जीडीपी का मतलब है कि आपने 10 आम पैदा किए, 20 आम पैदा किए, बस काउंट कर लेना। नहीं पैदा होगा नहीं काउंट करेगा, जीरो कर देगा। जीडीपी कम जाता है, बढ़ जाता है। अभी आगे हम लोग समझेंगे, तो हम अभी जीरो लेवल पे आगे हम पूरा आपको सब चीज क्लियर कर देंगे। जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी डाउन जाएगा तो क्या होगा, सारा चीज क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर रहे हैं। अभी इसमें जो ये सब बताने का है, तो इसमें है सर कुछ दिन पहले से न्यूज़ में ये भी आ रहा था, मतलब जीडीपी माइनस में चला है। ये सब कुछ समझाएंगे। अब इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाएगा, बचने बचेगा कि गेम नहीं समझ। अब देखिए जीडीपी को निकालने की 2-3 विधियां होती हैं। आय विधि, व्यय विधि, कारक लागत विधि, इन्हीं चीजों को हम समझा रहे हैं। ये सब जो चीजें थी इन्हीं को हम क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। व्यय विधि क्या है, जो उत्पादन के साधन व्यय किए उत्पादन करने में, और आय विधि क्या है, जो उत्पादन के साधनों को, उस उत्पादन से जो आय प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आय विधि। समझ नहीं है, अब समझिए। पूरा उत्पादन कितने का हुआ है, 10 पिस्टल, 100 पिस्टल, 1000 का। भूमि का रेंट है 100 रुपये, पूंजी लगा है 800 रुपये, श्रम 50, संगठन 50 और उद्यमशीलता 50। कितना हो गया, 50 बच रहा है क्या? ज्यादा हो गया, 50 रुपया बढ़ गया। अच्छा 700 कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 750 ना। ये इतना हुआ। भाई ये खर्च किए हैं कि नहीं इसको, तो ये क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट पे जो खर्च किए हैं वो क्या हो जाएगा, व्यय विधि से जीडीपी गणना करने का तरीका। और आय विधि से जो है ये एक्चुअली अभी थोड़ा सा आपको समझ लीजिए, आगे हम उसको बताएंगे कैसे क्या होता है। और आय विधि से भाई 50 रुपये जो खर्च किए हैं, 50 रुपये इनको आय भी तो होगा। भाई जो पूंजी लगाया है उसको पूंजी भी तो मिलनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आय विधि। अभी भी समझ में आया हो तो कोई टेंशन नहीं, जब आगे हम लोग सब पढ़ेंगे तो क्या होगा ये समझ में क्लियर हो जाएगा। सब बराबर करते हैं, इसको लाभ कैसे है? लाभ अभी मतलब मिला नहीं है, मतलब शिक्षा में लाभ 150 रुपया 50 रुपया लगाया, 50 अभी हमने क्या कहा था कल, इकोनॉमी को आइडियल कंडीशन में पढ़ा था। उसका उत्पादन कर रहा है, उसका जो कम पैसा लाएगा उसको ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको लाभ होगा, बराबर कर दिया जाएगा। अभी जब तक ये प्रोडक्शन हुआ नहीं है, जब तक प्रोडक्शन हुआ नहीं है तब तक तो 50 रुपये का कोई मतलब नहीं है। इसको आशा है ना कि 50 रुपये में मिलेगा, तब इसको आय हुआ ना, नहीं समझा। बट प्रोडक्शन इसने 1000 का किया था कि प्रोडक्शन इसने पिस्टल का किया था, पिस्टल का किया था, वो पिस्टल बिका ना 1000 रुपये में,
जिसमें से 50 रुपए इसको क्या हुआ? वो एक क्लियर? कल वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत था? कल वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था या क्या दिक्कत आती है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद को सोच रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर सोच रहा है। तो इसमें कहानी क्या आपको? कहानी लिखे आपको? अब बताएंगे इसके बारे में। अरे कल का पूरा क्लास किस पे था? अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, समाजवाद, यही सब तो कहिए थे। तो भारत कैसे चुना पूंजीवाद का इस बारे में? तो संघाल में कि एक बार और मेहनत करेगा। सर मेहनत करूँ। ठीक, आगे लिख लीजिए एक लाइन। जीडीपी की गणना की विधियां। पहला लिखिए मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन विधि लिखिए इसमें किसी अंतिम वस्तु या सेवा एवं सेवा का कुल मूल्य एवं या कुछ भी लिख लीजिए। वस्तु एवं सेवा का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर किए गए मूल्यवर्धन के योग के बराबर होना चाहिए। किए गए मूल्यवर्धन के बराबर होना चाहिए। अभी नया टेंशन खड़ा हो गया मूल्यवर्धन का। समझ मुर्गा को ले लेते हैं। किसी को दिक्कत मुर्गा वर्गा से? कौन सा लेवल बढ़ा ले? एक्चुअली मुर्गा में कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा तो मटन हो और प्लस में फिर करना ही क्या है? जीडीपी और अंग्रेजी तो वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। ये मटन का जो प्रोडक्शन है किस सेक्टर का आएगा? इससे से बनता है मटन। किस चीज से बनता है? क्या होता है? मीट होता है। खाने में नहीं होता ये देसी पनीर को मटन करते हैं। देसी पनीर को मटन? हाँ, देसी पनीर। सर कहाँ देसी पनीर को मटन खाया जाएगा? हम तो खाए हैं हमारे जो इंजीनियर का ऑफिस है ना वो एसएस का, उसके बगल में जाके बोलेगा कि देसी पनीर दे देते थे। चलिए अब ये मटन है, इस मटन को हमने इसमें चेंज कर दिया, खाना में चेंज कर दिया। क्या किया है हमने? इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देंगे नहीं हमने। जो खराब होने का समय था उसको क्या किया हमने? हो सकता है कि ऐसे मटन 1 घंटे में खराब हो जाए, लेकिन जब खाना में हम उसको पका दिए तो कितने घंटे चल जाएगा? लगभग 12 घंटे। हमने इसके जो खराब होने का कैपेसिटी था उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया कि कम कर दिया? और खराब होने के समय को क्या कर दिया हमने? बढ़ा दिया। और जब ये समय बढ़ गया,
इसका मूल्य भी तो बढ़ेगा। भाई जो 800 रुपया आप 1 घंटा के लिए रखते थे, अब 12 घंटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 × 800। भाई 800 रुपये में तो आपको 1 घंटे की गारंटी मिल रही थी ना मटन में। अब कितने की मिल रही है? 12 घंटे की। कितना हो गया बरबटे? कितना मूल्य हो गया? नहीं समझ में? अब ये खाना बना कैसे होगा? मसाला और मशीन या संसाधनों के प्रयोग से हो सकते हैं। इसका मतलब कि मूल्य वर्धन में अगर संसाधनों का, किसी वस्तु में संसाधनों का समुचित प्रयोग कर दें तो उसका मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा इसको हटा दें, परिभाषा समझ लेते, परिभाषा में निकल गया। गेहूं, आटा, ब्रेड। इसमें अंतिम वस्तु क्या है? ब्रेड है। गेहूं कितने रुपए किलो? 30। आटा 35 और ब्रेड कितना? हर स्टेज पे कितना मूल्य वर्धन था? 5 + 5 टोटल कितना हुआ? एक बार डेफिनेशन पढ़िए तो आपको क्या लिखा होगा? क्या कर रहा है? किसी वस्तु और सेवा का कुल मूल्य, यही तो वस्तु है, और इसका कुल मूल्य कितना है? 40 रुपया है। आगे क्या बोल रहा है कि विभिन्न स्तरों पर किए गए मूल्य वर्धन। 30 रुपया मूल्य यहाँ पर था, 5 रुपया मूल्य वृद्धि यहाँ पे हमने कर दिया वैल्यू एडिशन, और 5 रुपया हमने यहाँ पर कर दिया। दोनों बराबर आ गया, 40 बराबर 40। अरे समझना फिर बोले दूसरे तरीके से नहीं, मतलब मैं ही में क्यों बोल रहे? ठीक है, नाराज प्रदीप आपको जी सर। कुछ मेथड टूट रहा है आपका इकोनॉमी में? जी जी। सबसे ज्यादा दुखी आप थे कि कम सर इकोनॉमी को जान लेगा। मुझे सबसे पहले कोई सब्जेक्ट समझ में आया था तो यही है, क्योंकि सीधा किससे जुड़ा हुआ था? घूसखोरी से ना। गुरु जी हमको यही बोले थे कि घूस चाहे कितना भी कमा लो, काम आएगा इकोनॉमी, और बेईमान तुम्हें जन्म जाता। वो तो मतलब टूट टूट कर भरा हुआ है शरीर। आगे चलो, आगे लीजिए। आय वृद्धि वो कहाँ गए? ब्रह्मा जी घर। अच्छा, 4 में से 4 नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी की मुंडी हो गए क्या आप लोग? जिधर से भी आप देखेंगे 3 नजर आएंगे, लेकिन वास्तविकता 4 हाँ? है 4, लेकिन दिखेंगे 3। 3 तो सर हाँ भैया, परिवार है। जरूरी है। अभी देखा मैंने फेसबुक पे, उनका बच्चा भी 1 साल का हो गया। किसी का नहीं, XYZ। आगे लिखते आय वृद्धि। ये सब जीडीपी गणना करने की विधियां हैं। आय वर्धन, आय वृद्धि। अब देखिए ये सब कहाँ यूज होगा, पहले पूछ तो लीजिए। बस लिख रहे हैं हम लोग के बात समझ भी रहे हैं। कभी कभी जब करंट में क्या होता है कि वो कोई अपडेट होता है तो बोल देता है कि जीबीए पे है इतना जीडीपी, ये है आय वृद्धि से इतना जीडीपी। तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जीबीए क्या है, उसको फुल फॉर्म में ग्रॉस वैल्यू एडिशन, फिर ये आय वृद्धि क्या है, व्यय वृद्धि क्या है, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। जैसे इसे बेसिक क्या किए आप लोग, और अभी बेसिक ही चल रहा है आप लोग। अभी जो एक्चुअल सब्जेक्ट का क्लास है, क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, वैसा नहीं है, लेकिन उस एक्चुअल क्लास से वो 2-3 दिन लगभग, भाई जब तक जीडीपी नहीं जानेंगे बजट कैसे पढ़ेंगे? तो जो मेरा तरीका है इकोनॉमी पढ़ाने का, मैं कोई सिलेबस नहीं पढ़ाता, कोई सिलेबस मेरे पास नहीं। मैं क्या करता हूँ,
कि बजट के जितने टर्म हैं और इकोनॉमिक सर्वे के, उन सबको मैं क्या कर देता हूँ बस, पर उससे बाहर इकोनॉमी है क्या? बजट से बाहर और इकोनॉमिक सर्वे से कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस बजट ही मिल रहा है। ये कोई सिलेबस मेरे पास इकोनॉमी का नहीं, लेकिन इसमें लिखने वाला आपको कोशिश करिएगा। इसमें पीटी में रोल इसका बहुत नहीं है। कितना क्वेश्चन आता है? 5 या 6 क्वेश्चन आता है, और जो आता है करंट से आता है। लेकिन मेंस में आप सेकेंड पेपर में जब जाएंगे, उसका सेकेंड टॉपिक भी देखेंगे इकोनॉमी का, तो वहाँ पे क्या है, इसमें जबरदस्त रोल है। लिखते हैं इसमें आज के दिन इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त कारक आय को जोड़ा जाता है। तो सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त कारक आय को जोड़ा जाता है। हो गया? एक लाइन और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए क्या? एक लाइन और नहीं, आगे समझ नहीं हो सकता है आगे। लिखिए कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के साधनों की कुल आय जीडीपी कहलाता है। हो गया? अब इसको समझ लें, जो यहाँ पे समझ नहीं आया था उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे समझ लें। मैं अगर बोलूँ कि एक शिक्षक है और जिसको 1 घंटे और कहीं पढ़ाएगा, उसको 100 रुपया मिलेगा। और कुछ नहीं पता चला। हमने 1 साल बाद गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कितना कमाए हैं? गुरुजी बोले ज़्यादा नहीं, 10,000 कमाए। इतना ही बताया। इसका मतलब हम क्या समझे? कितना घंटा और पढ़ाएं? 10 घंटा। अभी वस्तु का उत्पादन हुआ है कि सेवा का उत्पादन हुआ? सेवा। और जीडीपी में क्या गणना किया जाता है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। अब समझना है, ये तो क्या है, उनका फैक्टर कॉस्ट मिला है भाई, जो उनके पास है ज्ञान, उस पर इनको आय मिला है। और इस आय से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया कि कितना सेवा दिया होंगे, और इस तरह से हमने जीडीपी निकाल लिया। उसी तरह है कि उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उत्तम सिद्ध, ये साल भर में इनको कितना इनकम हुआ, यही तो साल भर का जीडीपी हो। अब क्लियर हो गया यहाँ? अब दूसरा लिख लीजिए, जय जी। इस बार कुछ अलग मिल रहा है। आप लोग तो पहले है ना, ये लोग शुरू ही किए थे इकोनॉमी से, और थोड़ा सा टफ पढ़ा दिया था इन्होंने। टफ था ना पहले वाला? तो उस समय हम ये जानते थे ना, उस समय हम भी नया नया बबुआ में थे। और सही में बता रहा हूँ, ये मेरे मन में, मैं जब दिल्ली था तो लोकल लोगों के लिए बड़ा रिस्पेक्ट था। लोकल तैयारी करने वाले हैं, जो गाँव में है, छोटे शहरों में, इसलिए था कि मुझे पता था कि कम से कम उनको लूसेंट तो खूब याद होगा, ऐसा मेरा मानना था।
भाई चलो हो सकता है कोचिंग में जा पाते हो, लूसेंट तो है और सस्ता है, तो खूब ये लोग याद किए होंगे। और जब हम भभुआ में आए थे, वो मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट, तो मैं समझता था कि जैसे दिल्ली में है भाई जाना है, एक टॉपिक पढ़ाना है, चले आना है, ऐसे ही भभुआ में होगा। सबका चेहरा बन जाता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों को बता रहा हूँ, इधर से सब मोहनीय धारा चल रही है, बादल बरस रहा है, चिनुक इधर से चढ़ रहा है, उतर रहा है, किसी का चिनुक में चढ़ रहा था, किसी का उतर रहा है। हम भी बड़ा टेंशन हो गए यार। मतलब जिसको अपने आप पे घमंड था कि जिसको गधा को हम इकोनॉमी समझा सकते हैं, और यहाँ के लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं इधर को हो क्या रहा है। तब मुझे समझ में आया कि ना यहाँ पढ़ाना तो बिल्कुल भी मना है, आप पढ़ा दीजिए तो गड़बड़ जाए। यहाँ पे आप पढ़ाइए मत, धीरे धीरे पहले क्या करिए, गुलाम बनाइए, और जब वो लोग गुलाम बन जाए तब क्या करिए, पढ़ाइए। क्योंकि वैल्यू नहीं पता ना, इकोनॉमी का वैल्यू उसको अभी पता होगा कि जो 5 साल से सोच रहा होगा कि जीडीपी है क्या है, समस्या आय वृद्धि क्या है, व्यय वृद्धि क्या है, जो तुरंत एकदम सोकर उठा और उसको जीडीपी से मुलाकात हो गया, क्या समझेगा वैल्यू। सबसे लास्ट टाइम मुझे जीडीपी समझ में आया था, कभी नहीं समझ में आता। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, अच्छा ऐसा क्या चीज़ है कि समझ में नहीं आता। चलो लोग इस तरीका तक निकाल लेते हैं कि अभी बिहार में क्या है, इनो डाल दो मदिरा में, स्मेल नहीं करेगा। है देखा हमने बहुत जगह इनोवेशन हो गया है, नींबू डालता स्मेल नहीं करेगा, मैं स्मेल करेगा तब तो पुलिस पकड़ेगी, नहीं तो सिर्फ तुलसी डाल दो। इस तरह के लोग रहते हो एकदम इनोवेशन करने वाले, वहाँ एकदम कोई वैल्यू ही ना उनको पता होगा पढ़ाई का, हम दे दें मतलब हमने सोचा कि ना अभी पढ़ाना तो बिल्कुल नहीं, एकदम तरीका ही चेंज कर दिया। सुबह जनरल वालों को जो पढ़ाया तो सब कुछ वही, लेकिन एकदम लॉकडाउन लेवल पे ले कर रखती है, ठीक लगा हम लोगों को, इसलिए उन्होंने कहा कि तरीका आप चेंज करते हैं आते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा है कि इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, लेकिन इस विधि में अर्थव्यवस्था में किए गए सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए व्यय को जोड़ा जाता है इसको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन है? सुधीर सर। नहीं आप ये कौन है? अपराधे बनना है ना, गट्टा किस लिए खरीद रहा हूँ, चेहरा छुपा के रखना बदल कर, इससे क्या होगा? एसपी साहब पकड़ के ले जाएंगे और क्या, और ले जाएंगे तो खाना पीना तो देंगे, चैन का जिंदगी तो देंगे, एक कमरा तो दे ही देंगे कम से कम, यहाँ सो लो, भले उस कमरे में सो लो भाई। तीर्थ का शुरुआत ही वही है ना, तीर्थ यात्रा का शुरुआत ही वही है। हाँ
मस्त खाओ पियो कृष्ण का जन्म है जहाँ हमारे प्रभु का जन्म हुआ हो वहाँ हम दर्शन न करें, लालच है ऐसी जिंदगी पे, कुछ नहीं तो पकड़ मारी करके ही चाहिए वहाँ पे। अनुभव लेना चाहिए। तब अभी ट्राई किया जैसा उनके द्वारा हमारे द्वारा वो तो देखिए जब तक 302 का मामला नहीं बने ना तब तक हम जाने वाले नहीं, और आने वाले हो सकता है 4-5 सालों में बन ही जाए। क्या सर अक्सर बनिएगा कि जेल में क्यों जाइएगा? अफसर जेल नहीं जाते हैं। सर तो घोटाला में न जाते हैं सर, वो तो ज़्यादा आपको कहीं हमने स्टाम्प पे लिखा है क्या क्या घोटाला नहीं? चोरी तो इतना हम करेंगे ना जो हमारा चपरासी होगा उसका भी सैलरी हम तभी सैंक्शन करेंगे जब उसका 10% ले। कहाँ नहीं करेंगे? वो नहीं कर रहा है क्या कि जो हम उसके साथ नहीं करेंगे? एकदम चोर बनिए, नैतिकता कितना इतना लूट के सर कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे सर? यही तो मैं बताऊंगा। गाड़ी बंगला खरीदेंगे सर, इकोनॉमी में यही तो मैं बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट करिएगा कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अब आय विधि में हमने क्या समझा? टीचर के घंटे को जोड़ दिया जाएगा, भाई 100 रुपया मिलता है 1 घंटे का और 1000 मिला हुआ है, 10 हो गया। इसका मतलब सेवा का उत्पादन कितना घंटा हुआ? 10 घंटा। इस बार कोई आया जो पूछने वाला जीडीपी, उससे हम नहीं मिले। कौन मिल गए? सुधीर सर मिले। इससे पूछा कि बताइए कितना दिए हैं, तो ये बोल दिए कि हम कुछ नहीं 1000 रुपया हमको दिए। हम क्या किए हैं? 1000 रुपया। इसका मतलब कि ये कितना घंटा सेवा दिए हैं? 10 घंटा। ये पैसा सुधीर सर का व्यय हुआ ना, क्या हुआ? ये व्यय हुआ। इस तरीके से अगर हम जीडीपी काउंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? व्यय विधि से हो गया। अब ये मेरा पैसा क्या हुआ? आय हुआ। इस तरीके से जीडीपी काउंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आय विधि से। ये तो एग्जाम्पल था, अब समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट से जो आय प्राप्त हो, फैक्टर कॉस्ट से सॉरी फैक्टर जो कारक लागत है, जो उत्पादन के साधन है, उससे जो आय प्राप्त हो उसका कुल योग क्या होता है? जीडीपी। क्लियर है? और पूंजीपति के द्वारा किया गया संपूर्ण व्यय किसके ऊपर व्यय किया गया? उत्पादन के साधन पर। वो भी क्या कहलाएगा? जीडीपी। और तीसरा तरीका क्या है कि भाई कितना आपने वैल्यू एडिशन किया है। तो जीडीपी काउंट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन? वैल्यू एडिशन, आय और व्यय। किसी को डाउट? ये लिखा था, इनको 4 वर्गों में जोड़ा जा सकता है। पहला लिख लीजिए निजी उपभोग व्यय, और ब्रैकेट में लिखिएगा सी। हाँ, और ब्रैकेट में लिखेगा कैपिटल सी। आनंद आज को फोन नहीं किए थे, उनको बोला ना भाई जगा दिया करो सुबह तुम देखते हो, तो किसी दिन में सोया रह गया तो फिर गाली देते हुए जाएंगे आपको। जैसे दूसरा लिखे निवेश व्यय, ब्रैकेट में कैपिटल आई। तीसरा लिखे सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का क्रय, ब्रैकेट में लिखे जी, कैपिटल में, सब कैपिटल में। अब चौथा लिखे शुद्ध निर्यात। क्या सर? जी। हाँ जी। और चौथा लिखे शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब क्या है? निर्यात माइनस आयात x माइनस m। जब ये ऐसे लिख लीजिए, शुद्ध निर्यात के बगल में इस तरह से लिख लीजिए, और फिर
व्यय विधि का फॉर्मूला बनकर आता है वो है NI इक्वल टू C प्लस G प्लस I, C प्लस G प्लस I प्लस X प्लस X माइनस C plus D plus I plus X अच्छा सर, अच्छा अभी हम जीडीपी बोल रहे थे, ये NI को रख दिया है नेशनल इनकम। देखिए एक्चुअली में जितना विधि हमने बताया सब किसको काउंट करने का है, राष्ट्रीय आय, लेकिन उसका बेस क्या है जीडीपी। और आप जब करेंट में जाएंगे तो हर जगह ये आय विधि व्यय विधि और ये, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जीडीपी से ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम शुरू से समझ रहेंगे तो कहीं भी उसको क्या करेंगे अप्लाई करके अपना सर प्रति व्यक्ति आय में निकाला जाता है, कैसे धरते अब सब आगे आएंगे। जीडीपी समझ में आया कि नहीं और देव आपको ये समझ NI क्या बोले सर? राष्ट्रीय आय। अभी हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे होता है, इसमें टेंशन नहीं लेना। इसलिए मैं एक्चुअली में ना शुरू में इसको नेशनल इनकम नहीं बोला, मैं सोचा कि सब कुछ को समझा कर लास्ट में उसको क्या करेंगे हम आगे लिखते हैं। जीएनपी हो गया, फॉर्मूला लिख लिया था तो उसको लिखवाएं तो छोड़ दें, फॉर्मूला करें। उसमें बस फॉर्मूला ही है जो है, हाँ x माइनस m ये समझ में आया, बात करते हो अब बाद में होगा तो इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। चलिए एक और हम लोग थोड़ा सा एक प्राइस निकालना समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा समझते, लिख लीजिए। MP इक्वल टू MP इक्वल टू FC, आप लोगों को तो याद होना चाहिए कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स 47 मंगाए करोगे गलती। ऐसे लोगों के लिए पिस्टल ले रहा हूँ, आनंद जैसा गलती कर रहा है, अब सीधे धड़ाम से इसे हेड से पॉइंट 74 बार पड़ा होगा टैक्सी वाला, लेकिन फिर भी डायरेक्ट टैक्स। कहाँ से डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा भाई, जब वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है तो डायरेक्ट टैक्स कैसे हो जाएगा भाई, कभी भी टैक्स होगा तो कौन सा टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा ना। और दूसरी चीज अब देखिए समझ लेते हैं, मार्केट प्राइस क्या है, जब वस्तु कहाँ पर आ गई, मार्केट में आ गई, और जो वहाँ पे हमने बना के छोड़ा था कि और जो प्राइस बढ़ता है उसको बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो उत्पादन के कारकों पर लगने वाला खर्च है। अब जब उत्पादन हो गया तो गवर्नमेंट क्या लेती है, कहाँ पे लिखा था, और 4 में से लिखा था ना टैक्स। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन इन्हीं चीजों पे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी भी देती है। तो टैक्स यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो पे करना होगा हमें, और सब्सिडी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मार्केट प्राइस बन जाएगा। क्या कभी हो सकता है क्या MP इक्वल टू FC हो जाए, कब, जब टैक्स भी 0 हो और सब्सिडी भी 0 हो। क्या ये कभी संभव हो सकता है,
कभी कभी सर देती है हमें हम्म? वो जो बताया था एरिया संभव है। हाँ एरिया की वैसे लाभ हो जाएगा सर, टैक्स लेकिन- पे जाएगा कभी कभी होता है। ये पूछा था IAS 2018 प्रीलिम्स में, यहीं से सवाल पूछा था। हाँ उसने भी बताया था हम्म? उसने भी बताया टाइम जो समझाया था मैंने, ये मान लीजिए कि UPSC से 1% भी लेवल आप लोगों का यहाँ क्लास का भी कम नहीं चल रहा। आगे का गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि आगे कैसे चलेगा, लेकिन वो आगे देखिए मेरा परफॉर्मेंस पूरी तरीके से सामने वाले पे डिपेंड करता है। और एक्टिंग करने का बस वही तरीका है, एक तो सवाल पूछ लीजिए, और जब तक पूछेंगे नहीं हमको क्या पता कि कौन किसको कितना सही। और दूसरा है थोड़ा सा झूठा ही सही, अलर्ट रहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं, ये दो चीज़ें तो करनी है भाई। अगर आपको सवाल नहीं पूछते तो अब तक हम GDP खत्म हो गया हो, लेकिन समझ में आपको कुछ आने वाला भाई। हम कब समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ मुझे पता है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है आएगा वहाँ तो पता है, लेकिन जहाँ पे दिक्कत हुआ वहाँ पे तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि यहाँ पे हमें इस तरह का दिक्कत है। ये पूरी तरीके से समझ में आया? नहीं सर, हम्म? तो ये सब्सिडी जो आप इसमें माइनस किए हैं, तो बाजार की वस्तु में हर एक पर सब्सिडी मिलता है क्या? तो मतलब हर एक में घटा देंगे तो हम ये कहाँ लिखे हैं कि हमारे को माइनस करें? नहीं, तो आप माइनस लिखे आज इसका मतलब स्पष्ट है कि हर एक वस्तु में घटाया जाता है हाँ, तो सब्सिडी। जिस पे नहीं मिला होगा उसको जीरो कर देंगे। भाई मान लीजिए गैस सिलेंडर पे हमें सब्सिडी मिलता है, जी। तो जितना मिलेगा हम लिख लेंगे 100 रुपये मान लीजिए, लिख दिए। नहीं मिलेगा तो जीरो रख दीजिए, टैक्स नहीं लगेगा तो नहीं जोड़ेंगे, जीरो कर देंगे। आर्यभट्ट ने किसके लिए खोजा है? हम ही लोगों के लिए तो खोजा है। हो गया क्लियर? और बताइए, और क्या क्या सवाल है? आनंद थोड़ा सा क्राउन का बुक मंगा लेते हैं ऑफिस, एक आध सवाल देख लिए था। हम पूछे क्या क्या दिक्कत है? तुरंत क्या दिक्कत है? हाँ पूछिए। नहीं समझाना चाहिए कि इसके मतलब से ज़्यादा ही सर वहाँ मुझे अरे कहाँ से हम जीरो वाला? नहीं सर पूरी प्रोसेस को सर पूरी process? जो भी दिए सर ठीक है, नहीं समझे फिर से समझते हैं। 5 मिनट इंतजार करें। जहाँ तक हम समझे चलिए, एक क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि, समझिए ऑप्शन सुनिए। पहला है कि जहाँ कृषि उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, सही है, और उद्योग दोनों को समान महत्व, क्यों नहीं? सही नहीं है? बिल्कुल सही है। और बोलिए सर सब एक के फोटो, अब डिजिटल से काम नहीं चलेगा। अब क्या चाहिए? उसमें एक एक गोली कब से मारते रहेंगे? सीधे भ्रष्ट फायर खोलेंगे। दूसरा ऑप्शन है जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है। आगे ना बढ़े। जब आप लोग मान गए,
चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा कैसे? सेवा क्षेत्र। दोनों क्लास में देखिए, क्वेश्चन आ गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, व्यय विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों से और कहाँ पढ़े हैं? वो तुम बताए मूल्यवर्धन क्या नहीं होगा? हाँ, वो भी होती है। अब देखिए, इसमें क्या है, गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से इसमें क्या करती रहती है, चेंजेस करते रहते हैं। 3 तरीके हैं, लेकिन हम आय विधि और व्यय विधि को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं मिल पाता है कि हम वैल्यू एडिशन को क्या कर पाए, काउंट कर पाए। चलिए, यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का योग किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? एनएमपी, जीएनपी, एनडीपी, प्रति व्यक्ति आय क्या प्राप्त होगा? जीएन। तो उस तरह का सवाल तो कुछ सवाल बनने लगा। ये समझ में आया कि जो हम लोग पढ़े उसका यूज कहाँ पर होता है। भाई, अर्थ इतिहास में क्या विशेषता है? 1857 पढ़ लिए, जो सवाल आएगा एक टॉपिक पढ़े तो उसका हम क्या कर देंगे। लेकिन इकोनॉमी का समस्या क्या है, इससे सारी चीजें जुड़ी हुई है। और ऑप्शन देना उसको 5 है ना, बीपीएससी में। अब पता चला कि किसी एक में कुछ और घुसा दिया तो वो आपको पता नहीं हो, तो गलत होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और दूसरा चीज है कि करेंट में जो सबसे ज़्यादा जो करंट पूछता है किसी का, तो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट पूछता है। अब आपको पता ही नहीं है इकोनॉमी का कुछ भी, आपसे कैसे याद हो पाएगा करंट? होगा? संभव है? जीबीए रटते जाएंगे, जीव लड़वा जाएगा। हम जब उसको समझे रहेंगे तो तुरंत, जैसे अब आ गया जीडीपी, जब हम समझ लिए तो हम समझ गए कि अब आपने बोला कि सर इसे में माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इसका मतलब कोई न कोई आधार वर्ष इसका है जिससे कि कम उत्पादन हुआ है। जो बात आप बोले तो सूरज जी, उसी को मैं रिलेट करता हूँ। 12-13 चला है, 8 में चला। अब देखिए, मैं छोटा हूँ लंबाई में, किससे? आप लोगों से। लेकिन कोई हमसे भी छोटा हो तो उससे हम क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। अब आपने बोला कि -X% जीडीपी चल रही है, तो किससे माइनस? कोई ना कोई आधार वर्ष होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं कि वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, या हो सकता है कि कभी इन फ्यूचर आधार वर्ष क्या हो जाए, तो करंट का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे आपको? जब आप ओवरऑल पढ़ रहे हो, अभी 11-12 चल रहा है, अभी मोदी जी चेंज करेंगे, नहीं 11 अभी मोदी जी चेंज करेंगे, क्योंकि अब जीडीपी ऐसे तो बढ़ने वाला नहीं है। पिछले बार भी जब मोदी जी आए और 7% लेकर चले गए जीडीपी, तो क्या जीडीपी एक्चुअल में बढ़ा था? 7% जीडीपी अगर एक्चुअल में बढ़ जाए ना, तो हमारे जैसे भी इंजीनियर इकोनॉमी नहीं पढ़ाएंगे। तो 7% अगर बढ़ जाए तो हमारे जैसे भी इंजीनियर इकोनॉमी नहीं पढ़ाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? लैंड रोवर वाला पकड़ कर ले जाएगा कि भाई कहाँ इधर बर्बाद हो रहे हैं, चलो हमारे पास। ये मतलब लेवल आ जाएगा। अब क्या किया मोदी जी, उसका बेस ईयर चेंज कर दिया। समझाएंगे आगे बेस ईयर चेंज करने से क्या होता है। अगर बेस ईयर चेंज किया तो इकोनॉमी धड़ाम से। अब ये परेशानी किसको हुई, पाकिस्तान को कि चाइना को? पाकिस्तान को परेशानी नहीं, बेस लेवल चेंज करने से वो तो ऐसे ही भूखा नंगा है, उसको क्या दिक्कत? चाइना परेशान हो गया कि कैसे जीडीपी बढ़ा लिया भारत। सर ये बेस लेवल चेंज करने से जीडीपी के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है, विदेश की अर्थव्यवस्था तो वही बोल रहा हूँ कि अगर 7% तो एक्चुअल में चलता, अर्थव्यवस्था तो वैसे ही
वो तो ऐसे ही रहेगा, बस आंकड़ा ही तो मोदी चेंज किए थे, बेसियर चेंज किए। अब चाइना वाला आया और घूम कर चला गया, उसको पता नहीं चला कि आखिर जीडीपी बढ़ा कैसे। लास्ट में हम लोगों को समझ में आया तो मोदी जी कलाकारी कर दी, और उसी दिन से मेरे नजरों में गिर भी गए ये ठीक आदमी अभी 25 रुपया सिलेंडर में मांगा करना चेंज तो करना पड़ेगा, 4-5 में चल रहा है। करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन और जीडीपी को चेंज करने तक ठीक है, लेकिन उसका फायदा तो मत लीजिए आप। एक्चुअल सिनेरियो बताइए, गवर्नमेंट का काम क्या है? ऐसे करना चाहिए कि जहाँ जिस ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है उसको बेस बनाना वो चाहिए। कहाँ बनाएंगे? बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई आप चेंज करिए, क्योंकि सर हमको अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो उसको बेस ईयर बनाएंगे तो उससे ज्यादा होगा। तो ये मोदी जी कहाँ है सोचे? आपको 2 झुंझुना दिए हैं ना, राष्ट्रवाद और राम मंदिर, तो बजाते रहिए उसको। जब देख ही दिए हैं दोनों हाथों में काम, एक हाथ में राष्ट्रवाद का झंडा ले लीजिए और एक हाथ में हिंदू तेरे खतरे में है, राम मंदिर बनाए, तो वो ही दिए, तो उसमें क्या टेंशन है? सेक्टर से आवश्यक भी हो जाए, जैसे कि भारत के प्रति विदेशों का दृष्टिकोण का भी बदलाव आता है। जैसे जीडीपी माइनस में चला गया तो एक अलग पूरा मैसेज आता है। बिल्कुल जाएगा। अच्छा जीडीपी शो करेगा तो उसका एक अलग मैसेज आएगा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि ऋण लेकर फिर पिए तो अच्छा है क्या? मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं कि हम भूखे नंगे ही हो, जैसे विदेशों से एक इन्वेस्ट सेकंड करना हमारा समझिए, अभी का इज्जत हमारा, और कभी सीडीपीओ बन गए, मान लीजिए वीडियो बन गए, बराबर रहेगा? या कल को 5 चुड़िया वाली जो गाड़ी होती है, चुड़िया वाली ऑडी, मान लो मिल गई, वही इज्जत रहेगा। बगल से आप लोगों के भी गुजरेंगे, आए हैं पहले तो हम ही आए, ये क्या होता है? भाई कुछ दिनों के लिए भले हम बर्बाद होंगे, लेकिन फाइनली क्या करेंगे? पोटेंशियल है तो इमर्ज करेंगे। इसमें बहुत इशू नहीं है। हमारे सब क्या है कि भारत को कभी कोई आँख क्यों नहीं दिखा पाता है? हमारे पास लोग हैं, और लोगों की क्या होती है? ज़रूरतें होती हैं, और उस ज़रूरत को पूरा करने को कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, और उस बाजार से क्या खरीदते हैं? वस्तु और सेवा। भाई जितना वस्तु और सेवा का मांग होगा, उतना वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, और जितना उत्पादन होगा तो पी बढ़ेगा, और जब पी बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा और डी भी बढ़ेगा। फाइनली जीडीपी बढ़ गया कि नहीं बढ़ेगा? अब देखिए, इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम भी लगाना पड़ेगा कि नहीं? एक्स्ट्रा श्रम, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके बाद क्या है? पूंजी भी लगानी पड़ेगी, तो लोग बैंकों से क्या लेंगे? कर्ज लेंगे। अब ये जो श्रम बढ़ा है, इस श्रम का परचेजिंग पावर प्रायोरिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सामान खरीदने की क्षमता। भाई जो कल हम कंप्लान अपने बच्चे को मान लीजिए नहीं पिला पाते, आज अगर हम कमाने लगे तो कंप्लान कर देंगे, तो परचेजिंग पावर हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझ रहे आप? तो क्या होता है फिर? पीपीपी बढ़ा, फिर वो तो वस्तु की मांग करेगा, तो फिर प्रोडक्शन हमारा क्या होगा? तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए? इसको बढ़ाने पे। अब ये सरकार सोचेगी कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, ये तो काम हमारा नहीं। देखिए, क्लास खत्म होते होते एक आपके अंदर हॉलिस्टिक माइंडसेट होता है, वो बैठ जाएगा। इकोनॉमिक कैसे चलता है, भाई हम क्रिटिसाइज कैसे कर पाएंगे? जब तक जानते नहीं रहेंगे चीज़ों को, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि हम क्रिटिसाइज कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? उसको फाइंड आउट बंद कर देते हैं आज क्लास। तो लंबा है, थोड़ा पॉज करें।